ओके ओके, आई होप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जितनों को ज्वाइन करना था। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने लास्ट क्लास करी थी, वो हमने बेसिक, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक जनरल डिस्कस करा था प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। फिर उसके बाद में हमने फर्दर उसी को एक्सटेंड किया था, जिसमें हमने सस्पेंशन कल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार प्लीज़ बता दीजिए। यस मैम। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया हमें क्यों चाहिए, क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, जनरली हम क्या देख रहे हैं कि सॉइल में जब हम नेचुरली प्लांट को ग्रो करते हैं, है ना, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, एनर्जी सोर्स हो गई, कार्बन सोर्स हो गई, नाइट्रोजन सोर्स हो गई, सारी सोर्सेज उसमें अवेलेबल रहती हैं सॉइल में। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन अपटेक के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें नेचुरली मिल जाती हैं। सनलाइट हो गया, सारा इन्वायरमेंट हमें मिलता है। लेकिन अब जब हम इन विट्रो प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो हमें वो सारी चीज़ें नेचुरली नहीं मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी मीडिया में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीडिया जो हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जितना हम पढ़ रहे थे मीडिया के बारे में, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे थे कि ये कल्चर मीडिया, वो कल्चर मीडिया। तो आज हम उस मीडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल्चर मीडिया जो है, किस लिए हम जब नेचुरली इन वीवो जब हम प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं तब हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब जब हम इन विट्रो प्लांट को कल्चर कराएंगे तो हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी फॉर टू इन्हांस द ग्रोथ एंड for the morphogenesis of plant tissues. Okay, तो this is what we'll discuss in plant tissue culture. ओके, तो फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि क्योंकि हमारी ये जो इन विट्रो हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं ये हेट्रोट्रॉफिक है, राइट। हेट्रोट्रॉफिक है मतलब वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, है ना, हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो हमारा, जो हम न्यूट्रिएंट कल्चर को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी जो ग्रोथ है या फिर जो वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया, बिकॉज दे कांट मेक देयर ओन फूड, वी आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स इन विट्रो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड इसमें दिख रहा है आपको? तो कंपोजिशन ऑफ मीडिया में क्या है? कंपोजिशन ऑफ मीडिया में हमारा आ जाता है कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराते हैं, मतलब मीडिया किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है ना। तो आई गेस कुछ, हाँ हाँ, तो कंपोजिशन ऑफ मीडिया डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, किस टाइप का हम प्लांट उसमें ग्रो कराएंगे। लाइक एवरी प्लांट के लिए हम सेम मीडिया यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट उनका कंपोजिशन, हर प्लांट का कंपोजिशन अपना खुद का डिफरेंट होता है, उनको डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर स्ट्रेस में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हार्श सनलाइट में, हार्श टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो शायद ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जब हम इन विट्रो प्लांट को कल्चर करा रहे हैं तो हमें बहुत लिमिटेड और बहुत रेगुलेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ मीडिया डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे कि किस टाइप का हम प्लांट ले रहे हैं, जो प्लांट हमें ग्रो कराना है इन विट्रो। ठीक है, किस टाइप का प्लांट हम कल्चर करने वाले हैं। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है हमारा किस टाइप का सेल या किस टाइप का हम टिश्यू या ऑर्गन, क्या चीज़, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स पढ़े थे। ठीक है, एक्स प्लांट जो हम डिफरेंट टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स प्लांट हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गन कल्चर होता है, सेल कल्चर होता है, सस्पेंशन कल्चर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कि हम क्या एक्स प्लांट ले रहे हैं, हमारी सोर्स क्या है, कि हमने प्रोटोप्लास्ट लिया है कि हमने कुछ और लिया है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मीडिया यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के मीडिया होते हैं, एक सॉलिड मीडिया हो गया और एक लिक्विड मीडियम हो गया। ठीक है,
तो सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया में क्या है कि सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया डिफरेंस क्या है कि सॉलिड मीडिया में हम जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट डालेंगे, ठीक है, जबकि लिक्विड मीडिया जो कि हमने सस्पेंशन कल्चर के लिए पढ़ा था कि उसमें जेलिंग एजेंट नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया हमारा लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो दो टाइप के बेसिक होते हैं हमारे नेचर में मीडिया, एक तो सॉलिड मीडियम हो गया और एक लिक्विड मीडियम हो गया, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड मीडियम इज डिपेंडेंट ऑन द बेटर रिस्पॉन्स ऑफ द कल्चर। अब ये भी डिपेंड करता है हम किस टाइप का कल्चर करा रहे हैं, किस टाइप का, लाइक हमने पढ़ा था कि सेल कल्चर अगर हम करा रहे हैं तो हम लिक्विड मीडियम यूज़ करते हैं, राइट। बाकी के हम डिफरेंट जैसे माइक्रो प्रोपिगेशन वगैरह आगे फर्दर जब हम स्टडी करेंगे तो उनके लिए मेनली हम सॉलिड मीडियम ही यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हम क्या कल्चर करा रहे हैं, किस टाइप की हमें ग्रोथ चाहिए, उस टाइप के उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा मीडिया यूज़ करेंगे, सॉलिड मीडिया या फिर लिक्विड मीडिया, ठीक है। अगेन एंड अगेन जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक्स प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, एक्स प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि मैं उसी स्लाइड की बात कर रही हूँ जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के कल्चर पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स प्लांट, ठीक है। अब दो टाइप के और मीडिया होते हैं, सिंथेटिक मीडिया और एक हमारा नेचुरल मीडिया, ठीक है। सिंथेटिक मीडिया में हम क्या डिस्कस करते हैं, जब हमारे मीडियम कंपोजिशन डिफाइंड हो, केमिकली डिफाइंड हो, लाइक हमें कॉन्सेंट्रेशन पता हो कि हमें इतना मतलब लाइक अगर कोई हार्मोन हम उसमें डाल रहे हैं तो फिर हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम पता है कि हमने इतना ml डाला है या इतना इतना ग्राम पर मोल डाला है या फिर मोल पर लीटर इतना डाला है, तो डिफाइंड कंपोजिशन है। लाइक मुझे पता होना चाहिए कि मैंने 10 ml ये लिया है मीडिया या 10 ml जेलिंग एजेंट लिया है, या फिर जो भी हम आगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, हम उनका रेशियो पता है कि हम कितना उसमें डाल रहे हैं, हमें उनका वॉल्यूम पता है, हमें उनका पैरामीटर पता है कि हम कितना उसमें डाल रहे हैं, इनोकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल मीडिया में क्या है कि वो केमिकली अनडिफाइंड होता है, हमें नहीं पता कि उसमें कितना कंपोजिशन किस चीज़ का है। लाइक जैसे कि हम पहले इनिशियली जो हम यूज़ करते थे वो नेचुरल मीडिया यूज़ करते थे, लेकिन हमने विद इन टाइम सिंथेटिक मीडिया डेवलप करे हैं, ठीक है। जैसे कि वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट हो गया, फ्रूट जूस हो गया, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इनमें हमें नहीं पता है कि फ्रूट जूस के अंदर कार्बन का अमाउंट कितना है, नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, ये चीज़ें हमें केमिकली डिफाइंड नहीं हैं, ठीक है। उनका हमें वॉल्यूम नहीं पता है, हम किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, कितना क्वांटिटी उनका प्रेजेंट है, उसके मतलब कार्बन का कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, या फिर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी क्या है, वो हमें नहीं पता है। इसीलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, नेचुरल मीडिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो विद टाइम हमने सिंथेटिक मीडिया डेवलप कराए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें किस टाइप का कल्चर कराना है, किस टाइप का प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर टाइप्स ऑफ मीडिया, हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, हमारे मेजर टाइप्स ऑफ मीडिया क्या क्या हैं, ठीक है, जो विद इन टाइम हम डेवलप करते चले गए हैं, ओके। सबसे पहला है हमारा वाइट्स मीडियम, ठीक है। ये फर्स्ट मतलब सबसे अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया था जो कि डेवलप हुआ था, और विच वॉज डेवलप फॉर द रूट कल्चर। ये हमने रूट कल्चर के लिए यूज़ करा था, ओके, रूट कल्चर के लिए डेवलप कराया था। नेक्स्ट है हमारा एमएस मीडियम। एमएस मीडियम हम पहले भी नाम कई बार ले चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो एमएस मीडियम क्या था, मुरेशिगे एंड स्कूग मीडिया, ये इन्होंने ही डेवलप करा था, ठीक है। तो इसीलिए एमएस मीडियम जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मीडियम है, जो कि अब तक मतलब ये ऐसा मीडिया है जो कि हम मोस्ट ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स के लिए और डिफरेंट ऑन द मतलब डिफरेंट एक्सप्लांट के लिए डिफरेंट मतलब हमारी नीड पे डिपेंड करता है। तो ये एक मेजर ऐसा मीडिया है जिसको हम कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल ऐसा मीडिया है ये, ठीक है, जो कि मोस्टली हर चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हर टाइप के कल्चर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। बेसिकली ये पहले जब डेवलप किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था, वो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन जो हम ले रहे हैं, कोई भी डिफरेंट ऑर्गन लिया है हमने, उससे कैलस बनाया, फिर कैलस से जो भी हमारा पर्टिकुलर प्लांट बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए यूज़ होता था, ओके, मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन कराने के लिए और प्लांट रीजनरेशन के लिए, ओके। फिर तो ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज हो गया। फिर उसके बाद में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमने बोला कि डिपेंडिंग ऑन द क्या प्लांट सोर्स हम ले रहे हैं, किस प्लांट का कल्चर करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा मीडिया यूज़ करेंगे। तो ये एमएस मीडिया ऐसा मीडिया है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को कल्चर करा सकते हैं, इसीलिए ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ओके। फिर उसके बाद में आते हैं B5 मीडियम। B5 मीडियम जो है गैम्बॉग ने डेवलप कराया था। अब इसमें क्या था, ये सेल सस्पेंशन और कैलस कल्चर के लिए डेवलप कराया गया था बेसिकली, बट विद टाइम हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है N6 मीडियम। N6 मीडियम हमारा चू एक चाइनीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप कराया था। तो ये बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो सीरियल, जो भी हमारे सीरियल प्लांट्स हो गए उनका एंथर कल्चर कराने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है N6 मीडियम। नेक्स्ट है निच मीडियम। ये निच एंड निच ने डेवलप कराया था और इसको एंथर कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। तो अब वैसे तो जो आता है वो MS मीडियम के बारे में कई बार आ जाता है, बट आपको बाकी के N6 मीडियम हो गया, B5 मीडियम हो गया, इन मीडियम के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके क्योंकि आ जाता है और आपको ये मेनली याद रखना है, जो मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे वही आपको मेनली याद रखने हैं कि कौन किसके लिए यूज़ किया जाता है और कौन किसने डेवलप कराया है। ठीक है, जैसे कि मुरेशिगे स्कूग मीडिया को मुरेशिगे स्कूग ने डेवलप कराया है, B5 मीडियम को गैम्बर्ग ने डेवलप कराया है, N6 को चू और निच मीडियम को निच एंड निच ने डेवलप कराया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये हो गए हमारे मेजर टाइप्स के मीडिया। Oh God. अब डिस्कस करते हैं मीडिया कंपोजिशन के बारे में। इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मैं लेकिन डिक्टेट कर रही हूँ। ओके, तो मीडिया कंपोजिशन में सबसे पहले हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं उसमें, कार्बन और एनर्जी सोर्स के लिए हम उसमें डालते हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स डालते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स हो गए, और पीएच मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीज़ें डालते हैं। ठीक है, मतलब पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच ऑफ द मीडियम। तो हमारे सबसे पहले मतलब ये हमारे मेन कंपोजिशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए जो कि हम मीडिया बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारा सबसे मेजर क्या आ जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं, राइट। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आई होप सबको डिफरेंस पता है। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें एक कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ता है, मतलब उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको डिफरेंस पता ही होगा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 0.5 मिलीमोलार पर लीटर से ज़्यादा होगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.5 मिलीमोलार पर लीटर से कम होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और क्या मेजर डिफरेंस है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ हो रहे हैं, ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया, लेकिन इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, एनीवन? मैम प्लांट को इसकी नेसेसिटी ज़्यादा होती है माइक्रो की। एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि नेसेसिटी के साथ साथ प्लांट्स इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं करा पाएगा अपने अंदर, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड, वही बात आ गई कि नीड कम है क्योंकि वो मेजरली सिंथेसाइज करा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, आपको दिख रहा है इसमें स्लाइड में, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सल्फर। नाइट्रोजन से सल्फर तक हमारे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और जिंक, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। अब आप प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करते हैं, वही बेसिक चीज़ें हैं जो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, वही बेसिक चीज़ें हम प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी इन सब एलिमेंट्स के यूजेस पढ़ते हैं, वही यूजेस अब आपके प्लांट फिजियोलॉजी वाले टर्म में आ जाएं, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर के टर्म्स में आ जाएं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको याद हर तरीके से करना ही है। ओके, तो फिर नाइट्रोजन का मेजर रोल क्या है कि ये प्रोटीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब नाइट्रोजन हमारा अमाइनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है, तो फिर अमाइनो एसिड से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, हमारा इसेंशियल कंपोनेंट हो गया प्रोटीन्स का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उसके बाद कोएंजाइम्स में प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम हमारा क्या है,
सेल वॉल सिंथेसिस में हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मेम्ब्रेन के फंक्शंस में बहुत सारे, आगे हम जब भी आप लोग सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे तब आपको वहाँ पे कैल्शियम का काफ़ी सारा वाइड रोल दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कैल्शियम के जनरल रोल्स हो गए। फिर नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या रोल है कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो मैग्नीशियम उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर कोफैक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स के ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जिनको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, ओके। फिर पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का क्या रोल है कि ये इनऑर्गेनिक कैटायन का काम करता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या रोल है कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है ये, है ना। और बाकी के वेरियस इंटरमीडिएट्स जो कि हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें कई जगह इंटरमीडिएट्स में ये प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, ठीक है। फिर एनर्जी ट्रांसफ़र में भी ये इसका रोल है। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर क्या है, कई सारे अमाइनो एसिड्स, जैसे कि हम जब भी आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करा होगा, जैसे कि मैथ्योनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया, ओके। तो सिस्टीन और सिस्टाइन में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। सिस्टीन हम किसे कह रहे हैं, सिस्टाइन हम किसे कह रहे हैं। जब दो सिस्टीन को हमने ऐड करा है वाया द डाइसल्फाइड लिंकेज तो हम उसको सिस्टाइन कह रहे हैं। अदरवाइज सिंगल जब हमारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो हम उसको सिस्टीन कह रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या क्या आ जाता है, मैंगनीज हो गया जो कि कई सारे एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करता है। आयरन हो गया। आयरन सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो आयरन हमारे साइटोक्रोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो आप डिस्कस करते होंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे आयरन की कई जगह नीड होती है। फिर उसके बाद में क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है, कोफैक्टर की तरह चाहिए होता है कुछ एंजाइम्स को। और नेक्स्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट भी हमारा, कोबाल्ट के बारे में आपने बायोकेमिस्ट्री में आई थिंक मोस्ट कॉमनली पढ़ा होगा कि विटामिन B12 के लिए ये एक मतलब कोफैक्टर के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम हमारा कब चाहिए होता है, कई सारे एंजाइम्स हैं जैसे कि नाइट्रेट रिडक्टेज। जब आप नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ पे आप नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको दिखेगा कि वहाँ पे मॉलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कई सारे अदर एंजाइम्स हैं जिनके लिए कोफैक्टर का काम करता है। जिंक। जिंक किस में चाहिए होता है, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद में कुछ और एंजाइम्स के लिए ये भी कोफैक्टर का काम करता है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शंस आप प्लांट फिजियोलॉजी में ही डिस्कस करेंगे इनके, क्योंकि वहाँ पे बहुत पर्टिकुलरली दिया हुआ है कि कौन कहाँ किस एंजाइम के लिए यूज़फुल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ कंपोजिशन दिखाया गया है डिफरेंट मीडिया का, ठीक है। ये आपको बेसिकली लर्न नहीं करना है एज सच कि आप लर्न करने बैठ जाए कि वाइट का ये है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जो मेजर जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है, कि मैग्नीशियम किस फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम हो गया। पोटेशियम किस किस फॉर्म में लिया जा सकता है, पोटेशियम KNO3 की फॉर्म में लिया जा सकता है, KH2PO4 की फॉर्म में लिया जा सकता है। ये फॉर्म्स आ सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम की ज़रूरत होती है। सोडियम हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ गया। NH2PO4 की फॉर्म में लिया जा सकता है ये। और अमोनिया हमारा NH4NO3 की फॉर्म में लिया जा सकता है। कैल्शियम हमें चाहिए होता है कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में। तो इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स दे रखी हैं जिन फॉर्म्स में हम डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक वाइट मीडियम में हमें सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट और NH2PO4 और KNO3 की ज़रूरत है, इसके अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही स्पेसिफिकली याद नहीं करना है, इट्स जस्ट कि आपको ये याद रखना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक पूरी टेबल दिखा दी है जिसमें आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि वाइट मीडियम में हमें क्या चाहिए, मुरेशिगी स्कूप मीडियम में हमें क्या चाहिए, गैम्बॉक के मीडियम में हमें क्या चाहिए। इस तरीके से मतलब आपको एक ओवरलुक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन से हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे H3BO3 हो गया, MnSO4 हो गया, MnSO4 अगेन, फिर ZnSO4 हो गया, Na2MOO4 कि मॉलिब्डेनम है ये, CuSO4 हो गया, CuCl2 Kl, ये सब हमारे मतलब चाहिए उसमें, ठीक है। स्लाइड
दिख रही है, हाँ। फिर नेक्स्ट इज कुछ और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं हमें, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन्स हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि थायमिन हो गया, पैराडॉक्सिन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया, मायो आइनोसिटॉल हो गया, अदर और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, बायोटिन हो गया। ये कुछ और वाइटामिन्स हैं जो कि एज अ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अब किसका क्या यूज़ है ये हम अभी आगे देखेंगे, ओके। पीएच, हाँ आप याद कर सकते हैं पीएच किसके लिए, कौन सी, मतलब वाइट मीडियम के लिए हम क्या पीएच रख रहे हैं, एमएस मीडियम के लिए हम क्या पीएच रख रहे हैं। वैसे जनरल जो हम पीएच रखते हैं वो 5 to 6 की ही रेंज में रखते हैं, ठीक है। तो मेनली जो आपको याद रखनी है वो मनुष्य की स्कोप मीडिया के लिए स्पेसिफिकली याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो 5.5 to 5.8 की रेंज में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, मतलब इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन और एनर्जी सोर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एज अ कार्बन सोर्स और एज अ एनर्जी सोर्स, तो फिर सुक्रोज इज़ मोस्ट प्रिफर्ड। तो जब भी हम ऑटोक्लेव करते हैं, हमारे मीडिया को हमें ऑटोक्लेव करना पड़ता है, स्टेरलाइजेशन कराना पड़ता है। तो स्टेरलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम स्टेरलाइज करेंगे तो सुक्रोज क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपनी 2 यूनिट्स में। सुक्रोज किस किस से मिलके बना होता है, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, राइट। तो फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में वो ब्रेक हो जाता है जब भी हम ऑटोक्लेव कर रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि उसको हीट मिल रही है। अब जब वो ऑटोक्लेव होगा तो ग्लूकोज इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म, पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद में फ्रक्टोज को यूटिलाइज किया जाएगा। प्लांट्स के लिए या किसी के लिए भी, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, इसलिए पहले अगर बाकी के शुगर्स प्रेजेंट है और ग्लूकोज वहाँ प्रेजेंट है तो सबसे मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म क्या होगी, ग्लूकोज होगी। सबसे पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाएगा। उसके अलावा सुक्रोज हमारी ये मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म हो गई। उसके अलावा बिसाइड सुक्रोज और भी क्या बोलते हैं, शुगर्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ कार्बन और एनर्जी सोर्स, जो कि है लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, रेफिनोज हो गया, जितने भी कार्बोहाइड्रेट शुगर है वो यूज़ की जा सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ग्लूकोज ही रहेगी। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में फर्स्ट है हमारा वाइटामिन्स, ठीक है। वाइटामिन्स में क्या आ जाता है कि हमें, अगर हम वाइटामिन्स क्यों लेते हैं, नॉर्मली हम एज अ ह्यूमन भी हमें ज़रूरत है वाइटामिन्स की, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है वाइटामिन्स की। तो बेसिक रोल उनका क्या रहता है कि हमें हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है, यही रोल है ना, ग्रोथ में हेल्प करती हैं वो, ठीक है। तो फिर बेसिक रोल यही हो गया वाइटामिन्स का। अब उसके अलावा हमारे क्या बोलते हैं मीडिया में कौन कौन से हमने डिस्कस करी है उस, तो जैसे थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, पायरोक्सिन एंड अदर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे वाइटामिन्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या आ जाते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स का ही पार्ट है, ओके सॉरी स्किप हो गया अमाइनो एसिड पहले। अमाइनो एसिड्स में हमारा क्या आ जाता है, अमाइनो एसिड में हमारे आगे जो भी हमारे सिस्टीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, एस्पार्जिन हो गया, ये डिफरेंट जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द नाइट्रोजन सोर्स, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए सोर्स क्या है, अमाइनो एसिड ही है, इसी से प्रोटीन बनेंगे। तो अमाइनो एसिड्स इसलिए उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनका काम क्या है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये भी सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और सेल लाइन के स्टैब्लिशमेंट में हेल्प करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अगर आपने एनिमल बायोटिक डिस्कस किया है तो फिर उसमें सेल लाइन्स वगैरह पढ़ा होगा, बाकी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या आ जाता है, जो भी हम क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ी होगी, क्रेब्स साइकिल के जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, ऑक्सैलोएसिटेट, मैलेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, सिट्रेट, ये जितने भी हमारे क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं, ये सब हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में भी क्रेब साइकिल होती है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी ऑर्गेनिक एसिड्स चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स में बाकी के मतलब अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फिर सबसे मतलब पहले जो यूज़ किए जाते थे वो यीस्ट हो गया, केसिन हाइड्रोलाइजेट्स हो गए, कोकोनट मिल्क हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, पोटैटो एक्सट्रैक्ट, ये अभी भी यूज़ किए जाते हैं। ये क्या है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हो गए फॉर गुड ग्रोथ, मतलब प्लांट की अगर हमें इन्हांस्ड ग्रोथ चाहिए तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है।
तो रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि इन एक्सट्रैक्ट्स को ये हमारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स थे, मतलब ये क्या थे, हमारे अनडिफाइंड इनका केमिकल कंपोजिशन था, तो इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है मोस्टली, जैसे कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है एस्पार्जिन से, ठीक है, एल एस्पार्जिन, और फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है एल ग्लूटामिन से। एल क्यों लगाया गया है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लीवोरोटेट्री, डेक्सट्रोटेट्री और एल और डी फॉर्म्स, ये सब पढ़ा होगा, राइट। तो फिर जो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि अमाइनो एसिड्स जो सिंथेसाइज होते हैं, नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हमारी एल फॉर्म में ही होते हैं, ना कि डी फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एल फॉर्म लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए मीडिया में, हमारे कल्चर मीडिया में, वो है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। अब एक्टिवेटेड चारकोल का क्या रोल है और ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा ये, ठीक है, मतलब प्लांट की सेल्स के डिफ्रेंशिएशन में इसका मेजर रोल होता है। जैसे कि कैरेट और टमाटो और ऑर्चिड्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो उनके डिफ्रेंशिएशन में, उनकी सेल के डिफ्रेंशिएशन में इसका मेजर रोल है। नेक्स्ट इज़ और क्या रोल है एक्टिवेटेड चारकोल का, आपने सुना होगा जब भी कोई वुंड क्रिएट होता है प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे क्या कुछ इनहिबिटरी कंपाउंड्स का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगर वुंड बनेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, है ना। और जब वुंड बनता है, मतलब कोई भी घाव हो रहा है प्लांट में, कहीं पे भी मतलब इंजरी हो रही है प्लांट में, तो फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं रिलीज हो जाते हैं प्लांट से, ठीक है। तो फिनोलिक कंपाउंड को एब्जॉर्व करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, ताकि प्लांट की ग्रोथ नहीं रुके, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन करा लेता है उन फिनोलिक कंपाउंड्स का, ओके। तो it stimulates the growth and differentiation of certain plants, and some toxic or inhibitory compounds, example phenols, produced by the culture plants are removed by adsorption by activated charcoal, and this facilitates the efficient cell growth in cultures, ठीक है। एडिशनल रोल क्या है इसका, कि कुछ ऐसे प्लांट के कल्चर हैं जैसे कि टबैको हो गया, सोयाबीन हो गया, इनमें हमें चाहिए ही होता है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। हाँ, नहीं, इनमें हमें नहीं चाहिए होता, मतलब इनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इनका अगर हम ऐसे प्लांट के कल्चर में इसको एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करेंगे, तो ये क्या करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल के, इसीलिए हम मेजरली टबैको हो गया, सोयाबीन, कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनमें हमें इसको एक्टिवेटेड चारकोल को ज़्यादा मेजर क्वान्टिटी में या तो हम यूज़ ना करें या फिर हम करें ही ना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्योंकि ये क्या करता है, ऐसे इन प्लांट्स में जो हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन कर लेता है, अगर उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का भी हम यूज़ करते हैं प्लांट कल्चर मीडिया में, क्योंकि क्या हो सकता है, कंटैमिनेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि प्लांट के साथ साथ उस न्यूट्रिएंट कल्चर पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो होने लगे, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, बट यूजुअली हम अवॉइड करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लांट की ग्रोथ को भी सप्रेस करें, ठीक है। इसलिए अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी लो कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं, और मोस्ट वाइडली जो हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन हो गया। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या आ जाते हैं, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन, प्लांट सेल के डिफ्रेंशिएशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो हमारे 4 जो हैं वो मेजर हैं, बाकी क्या प्लांट फिजियोलॉजी में अदर्स भी पढ़ोगे, जैसे कि हमारा ब्रेसिनोस्टेरॉइड हो गया, स्टिग्मास्टेरॉल हो गया, ये अदर प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि चाहिए होते हैं, बट मेजरली जो हम अपने मीडिया में डालते हैं वो मेजर हैं 4, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इन चारों का अलग अलग रोल है। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं कुछ मेजर ग्रोथ रेगुलेटर्स के, ये इसमें हमारी कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स भी इंक्लूडेड हैं और कुछ नेचुरल फॉर्म्स भी इंक्लूडेड हैं हार्मोन्स की, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिनॉक्सी एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। तो ये क्या है हमारे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, IBA, ये हमारे ऑक्सिन के
नेचुरल फॉर्म्स हो गए, ठीक है। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड जो है ऑक्सिन की ही सिंथेटिक फॉर्म हो गई, है ना। तो ये सब आपको देखने, एडेनिन, एडेनिन सल्फेट और ये 6 बेंजाइल एडेनिन, ये सब हमारे साइटोकाइनिन के फॉर्म्स हैं। तो ये सब आपको देखने, काइनेटिन, जिएटिन, ये नेचुरल फॉर्म्स है साइटोकाइनिन की। तो जिब्रेलिक एसिड, तो ये सब आप बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में जब प्लांट हार्मोन्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे डिस्कस मतलब किया ही जाता है, बट हम फिर भी देख लेते हैं इन हार्मोन्स के रोल्स क्या क्या हैं जनरल, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहला हमारा ऑक्सिन आ गया। ऑक्सिन का रोल क्या है कि सेल ग्रोथ में, सेल इलोंगेशन में, ठीक है, टर्मिनल बड के ग्रोथ इन्हांसमेंट में और फ्रूट फॉर्मेशन में देखा जाता है ना। और ये सेल डिवीजन को, बेसिकली मेजर रोल जो आ जाता है वो सेल डिवीजन को इंड्यूस कराने का है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या रोल है कि इसका भी सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन में रोल है, सेल डिफ्रेंशिएशन में रोल है। मेन जो देखा जाता है शूट डिफ्रेंशिएशन में इसका रोल देखा जाता है, ठीक है। ऑक्सिन का रोल जो है वो रूट इंडक्शन में है और इसका साइटोकाइनिन का क्या है, शूट इंडक्शन में है। और सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जब हम सोमैटो एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मेजरली साइटोकाइनिन का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। मतलब सोमैटिक सेल से हम एम्ब्रियो फॉर्म करा रहे हैं इंस्टेड ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है। फिर साइटोकाइनिन का एक और रोल है कि वो आरएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है ना। आरएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है, दस स्टिमुलेट्स द प्रोटीन एंड एंजाइम एक्टिविटीज इन टिश्यूज, ठीक है। तो आरएनए मतलब आपको पता ही होगा आरएनए हाइपोथेसिस के बारे में कि पहले जो है आरएनए ही मेजर काम करता था, प्रोटीन का और एंजाइम का दोनों का ही काम कर रहा है, मतलब दोनों में प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प कराता है आरएनए हमारा, और राइबोजाइम्स जो होते हैं वो भी हमारे आरएनए के बने हुए होते हैं। तो मेन मतलब साइटोकाइनिन का काम जो है आरएनए फॉर्मेशन कराने का है, सो दैट प्रोटीन फॉर्मेशन भी हो जाए और हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी करा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम जिब्रेलिन पे। जिब्रेलिन का काम क्या है कि कैलस ग्रोथ फॉर्मेशन में इसका मेन रोल है, ठीक है। फिर हाँ, जिब्रेलिन अगर नहीं होगा तो फिर प्लांट क्या हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है। तो जिब्रेलिन की प्रेजेंस जो है ज़रूरी है टॉल प्लांट, मतलब अच्छी हाइट अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद में जिब्रेलिन आर केपेबल ऑफ प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग टिश्यू कल्चर्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि जिब्रेलिन ज़्यादा उसमें प्रेजेंट है प्लांट में या कम प्रेजेंट है तो वैसा ही काम करेगा। अगर वो ज़्यादा प्रेजेंट है, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वो हाइट को प्रमोट करेगा, अदरवाइज वो इनहिबिट करेगा, ठीक है। और यूजुअली ये देखा जाता है कि ये एडवेंटिशियस रूट के और शूट के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब स्प्राउटिंग ऑफ लीव्स, जर्मिनेशन, इन सब में हमारा जिब्रेलिन का रोल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का भी कैलस ग्रोथ में रोल है, ठीक है। और कैलस ग्रोथ में, और अगर हमें क्या बोलते हैं, इनहिबिशन कराना है ग्रोथ का, तो फिर हम ABA का अमाउंट क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है सेल ग्रोथ को, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडक्शन कराता है ये एम्ब्रियोजेनेसिस का, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन का तो मोस्टली पता ही होगा कि लीव्स की राइपनिंग में या फ्रूट राइपनिंग में इसका मेजर रोल है, और अगर बहुत ज़्यादा इथाइलिन प्रेजेंट होगा तो फिर लीफ और फ्रूट्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, प्लांट से, मतलब ड्रॉपिंग में काम कर रहे हैं, ओके। फिर अब कौन किसका एंटागोनिस्ट है, मतलब जिब्रेलिन और इथाइलिन एक दूसरे के होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बाकी क्योंकि आप लोग ये प्लांट हार्मोन्स जो है आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में ही डिस्कस करते हो, डिटेल्ड ओवरव्यू, ओके। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं हम रेशियो ऑफ ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स पे, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो रेशियो पे डिपेंड करता है, मतलब अगर ऑक्सिन का रेशियो कम है, साइटोकाइनिन का ज़्यादा है, तो क्या होगा, ओके यहाँ पे ये मिसस्पेल्ड हो गया है, अब मैं PDF शेयर करते टाइम सही कर दूँगी, एम्ब्रियोजेनेसिस का काम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलस इनिशिएशन का रोल है इसका, मतलब अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो वहाँ पे कैलस इनिशिएशन होगा, रूट इनिशिएशन,
अगर ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है, ओके मतलब ये जो लाइन है रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, ठीक है, अगर इज हाई मतलब ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन कम है, तो फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, कैलस इनिशिएशन होगा, रूट इनिशिएशन होगा। मतलब रूट फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें ऑक्सिन का कम है हमारा और साइटोकाइनिन का ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, एक्सिलरी और शूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिकली मतलब ऑक्सिन की ज़रूरत है रूट कल्चर के लिए और साइटोकाइनिन की ज़रूरत है शूट कल्चर के लिए। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि जहाँ जब ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और जहाँ पे साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहाँ पे क्या होगी, रूटिंग होगी, ठीक है। कैलस में रूटिंग होगी, शूट में रूटिंग होगी। और जहाँ पे इंटरमीडिएट है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सिन भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अगर जहाँ पे साइटोकाइनिन ज़्यादा है और ऑक्सिन कम है, वहाँ पे क्या होगा, एडवेंटिशियस बड फॉर्मेशन होगा और बड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पे शूट फॉर्मेशन होगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम नीचे दिया गया है जिसमें दिखाया गया कि जब हमारे इंटरमीडिएट रेशियो है, मतलब दोनों का इक्वल रेशियो है, ऑक्सिन का भी और साइटोकाइनिन का भी, तो उस कंडीशन में कैलस फॉर्मेशन होगी। तो कैलस फॉर्मेशन के लिए हमें क्या रेशियो चाहिए, इक्वल रेशियो चाहिए दोनों का, ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट, जब ऑक्सिन कम होगा, लो ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन ज़्यादा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, शूट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, हाई ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन रेशियो कम है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, रूट फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाई गई है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि कॉमनली पूछी जाती हैं, इस साल गेट में भी आई थी। तो फिर ऑक्सिन की कुछ फॉर्म्स क्या क्या हैं, IAA हो गया, IBA हो गया, NAA हो गया, 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया, ये सारे जो लिखे हुए ये सारे ऑक्सिन्स के फॉर्म हैं। साइटोकाइनिन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, BAP, BA, IP, DPU, काइनेटिन, जिएटिन, थाइडोजिरोन, ये सब हमारे साइटोकाइनिन्स के फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो मैम। आज काफ़ी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, ऐसा क्यों? आज तो सैटरडे है ना, वीकेंड है। मैम इतने ही लोग हैं। बहुत कम है। ओके, सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में हमारा क्या आ जाता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिडिफाइंग एजेंट अगर प्रेजेंट होगा तो सॉलिड मीडिया होगा। तो सॉलिड मीडिया बनाने के लिए कौन कौन से सॉलिडिफाइंग एजेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मीडिया या फिर सेमी सॉलिड हमें मीडिया बनाना है, तो हमें कौन कौन से सॉलिडिफाइंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम क्या है, बेसिकली सॉलिडिफाइंग एजेंट हम सॉलिड मीडिया में यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हमारे टिश्यू को ग्रो होने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लाइक हम नेचुरल कंडीशन में क्या देखते हैं कि सॉइल जो है वो हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है कौन, हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो है हमारा अगार, ठीक है, जो कि सीवीड से आइसोलेटेड होता है। अब अगार किसका पॉलीमर है ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है, ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में, बट हाँ ये चीज़ आप देख लेना कि अगार किसका पॉलीमर है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, हाँ अब हम अगार को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड अगार ही क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग लैब में वर्क कर रहे हैं तो आप जनरली देखते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगार ही यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न इसका क्या है कि ये मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जो भी हमने मीडिया में अदर कॉम्पोजिशन जो भी हमने पढ़ा अभी मीडिया का, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हमने उसमें इंक्लूड करे हैं उनके साथ में अगार रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए मोस्ट वाइडली यूज्ड है। दूसरा क्या है, प्लांट के जो एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं करा पाते हैं और ये स्टेबल रहता है। कल्चर का जो टेम्परेचर हम देते हैं, जब इसको ऑटोक्लेव करने के लिए जो भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उस टेम्परेचर पे अगार जो है वो हमारा स्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है।
और जो मोस्ट कॉमन कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं वो 0.5 to 1% है. अब 0.5 to हम 0.5 भी ले सकते हैं, 0.6, 0.8, जितना भी हमें सॉलिडिफाई कराना हो डिपेंडिंग ऑन दैट. ओके. नेक्स्ट इज सिलेटिन. सिलेटिन भी हम ये भी वन ऑफ द सॉलिडिफाइंग एजेंट है. अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ किया जाता है. क्यों क्यों मतलब मोस्टली हम इसका 10% कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं. जहाँ हम अगार का हमें बहुत कम अमाउंट चाहिए, वहीं हमें सिलेटिन का ज़्यादा अमाउंट चाहिए, 10%. ठीक है. और इसका ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखा भी नहीं गया है प्लांट को ग्रो कराने के लिए, प्लांट कल्चर करने के लिए. ठीक है. क्यों क्यों ये 10% हम यूज़ कर रहे हैं और क्यों इसकी लिमिटेड सक्सेस है? क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है. ठीक है. मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट कर जाता है. ठीक है. और मतलब फिर ये जेलिंग प्रॉपर्टीज़ की लॉस्ट हो जाएगी, मतलब रहेगा ही नहीं, सॉलिडिफाई करा ही नहीं पाएगा अगर ये खुद ही बहुत कम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज हो जा रहा है तो. ठीक है. फिर नेक्स्ट और कुछ अदर जेलिंग एजेंट्स हैं जिसमें हमारा बायोजेल आ गया, जिसमें पॉलीएक्राइलामाइड मतलब जिसे हम कहते हैं, फाइटाजेल हो गया, गेलराइट हो गया, और कुछ और एग्रोस से रिलेटेड, मतलब एग्रोस की तरह कुछ और भी सॉलिडिफाइंग एजेंट्स हैं जो कि लेस फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, मतलब इतना कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं. ठीक है. अब हाँ, कुछ सिंथेटिक जेलिंग कंपाउंड्स जो हैं वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, सिंथेटिक ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेचुरली प्रोड्यूस्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी सॉलिडिफाई कर सकते हैं मीडिया को, इसीलिए हम उनको ज़्यादा यूज, सिंथेटिक मीडियम को हम ज़्यादा यूज़ करें, मतलब जो हमने सिंथेसाइज करे हैं, जो हमने लैब्स वगैरह में या फिर कहीं पे भी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे भी बनाए हैं वो हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ करें इंस्टेड ऑफ नेचुरल. ठीक है. तो फिर उनको हम क्योंकि कम कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ कर सकते हैं, हमने उनको सिंथेसाइज इस तरीके से कराया कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में उनको यूज़ ना करना पड़े. अब आते हैं पीएच पे. पीएच हम क्या रखते हैं मीडिया की, 5 to 6 की रेंज में होती है. ठीक है. क्योंकि 5 to 6 हम तब ले रहे हैं जब हम ऑटोक्लेव कराते हैं तो ऑलरेडी 0.3 to 0.5 यूनिट्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है. ठीक है. मतलब 5 है, जैसे हमने 5.8 लिया तो फिर 5.8 से 0.3 कम हो जाएगा. ठीक है. 5.5 हो जाएगा ऑटोक्लेव करने पे. तो इसीलिए हम जो जनरल रेंज लेते हैं वो 5 to 6 के बीच में लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में अब हम इससे ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे हैं, उससे कम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये 4.5 होना था, 45 दिख रहा होगा, मैं ये बाद में सेट कर दूँ. ठीक है. तो फिर हायर पीएच हम क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर हम 4.5 से कम क्यों नहीं ले रहे हैं, 7 से ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है. क्योंकि अगर हम 6 से ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी ज़्यादा पीएच पे. ठीक है. मतलब मीडिया की. और अगर हम उससे कम लेंगे तो फिर जेलिंग नहीं हो पाएगी, मतलब सॉलिडिफाइंग नहीं हो पाएगा मीडिया हमारा. इस वजह से हम जो पीएच लेते हैं वो 5 to 6 की रेंज में लेते हैं. नेक्स्ट चीज़, स्टेरिलाइजेशन हम कब कराते हैं, कितने टेम्परेचर पे कराते हैं, मतलब ऑटोक्लेव में हमें मीडिया का स्टेरिलाइजेशन भी कराना होता है हम अपने प्लांट को ग्रो कराने से पहले, इनोकुलेट करने से पहले. तो वो स्टेरिलाइजेशन हम किस टेम्परेचर पे करते हैं, वो टेम्परेचर और क्या प्रेशर है, वो है हमारा 121 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर हो गया, और 15 psi जो हो गया प्रेशर हो गया. ठीक है. और हम 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेव करते हैं. ठीक है. अब यही टेम्परेचर और यही टाइम और यही प्रेशर क्यों रखा गया है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमारे जो हार्मोन्स हैं या जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाले हैं, जो इतने भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले हैं मीडिया में, इस टेम्परेचर पे वो मतलब डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे. ठीक है. इसीलिए ये ज़्यादा मतलब यही टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं. आप कहीं पे भी पढ़ोगे, इवन माइक्रोबियल कल्चर के लिए भी कहीं पे भी यही टेम्परेचर और यही टाइमिंग और यही प्रेशर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे हार्मोन इससे ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया. नेक्स्ट चीज़ इज़, बस इतना ही आज के लिए. अब किसी को कुछ पूछना है? ये आपका मतलब मीडिया के बारे में हो गया है. मतलब आपकी मीडिया की क्लास अब ख़त्म हो गई. ठीक है. अब हम नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे कल या परसों, देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द
क्या सीन रहता है। तो हम देखेंगे कि और हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर बेसिकली हमने वैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कर ही लिया है, बट